आज आपके सामने अस्मत चुगताई का अफसाना बीमार पड़े। अस्मत चुगताई 1915 में पैदा हुई थी और 1991 में इंतकाल की 1991 में इंतकाल की। अस्मत चुगताई का दूसरा मजमुआ है 1942 में शाया हुआ। अस्मत चुगताई ने 15 अफसाने इस शामिल किया। चूटे में, भूल भुलैया, पंचर, सास, सफर में, इसके ख्वाब, जनाजा, लिहाफ, बीमार, मेरा बच्चा, दिल, दोज़खी, छोटी आपा, छुरी से, एक शौहर के खातिर, औरत और मर्द। इसका खुलासा यह है। लिहाफ के बाद आता है ये बीमार है। बीमार का पड़ोसी सुर्ख चंद्रू बीमार की मिजाज पुरसी के लिए उसके घर आता है। बीमार की बीवी उसकी खिदमत में पान लगाकर पेश करती है। फिर वह पुलाव खिलाने की ख्वाहिश जाहिर करता है। बीमार की बीवी 6 बच्चों की माँ है। अयादत को आने वाले मर्द हजरात और खुद डॉक्टर बीमार की बीवी पर बुरी नजर डालते हैं। खुद बीवी जो कभी उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, उसको दवाई लगाकर फेनाइल से हाथ धोती है। चलिए पढ़ते हैं बीमार। और फिर वंदना कर बुखार चढ़ता। बीमार का स्टार्टिंग और फिर वंदना कर बुखार चढ़ता और कटकटी बांध जाती। मालूम होता हड्डियां फटफटा रही है और खाल झुलसने लगती। गले में जैसे रीढ़ जलने लगती, रहट चलने लगता। चूं चरे स्वर्रु खड़ और फिर खांसी के फंदे में पड़ने लगते। जबान तो जूते का तला हो गई थी। बिखड़ी 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 सरांडी दवाइयां खाते खाते उसमें जो गुल्टियां होती हैं वो भी मुर्दा हो गई थी। उसे याद आना था जबकि वह छोटा सा था तो कौनैन कितनी कड़वी इमलियां कितनी खट्टी और शक्कर की गोलियां कितनी मीठी होती थीं। उसकी जबान कैसी जानदार और हसास थी और अदब वही जबान किस कदर ढीठ हो गई थी कि किसी चीज का असर भी न होता था। बच्चे आंगन में किलकारियां मारते और ऐसा मालूम होता गोया उसके कलेजे पर घुन बरस पड़ रही हैं। वो एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए दरवाजे धड़क धड़क धड़ धड़ते हुए निकल जाते और उसकी जिंदा लाश सर से पैर तक लरस जाती। फिर दूसरी आवाजें, फूफी वाली लारियां, कूकती हुई मोटरें, खड़खड़ाने लगने तांगे और मिनमिनाती हुई साइकिलें, सब गोया उसके सीने पर से रोनती गुजर जाती। लीना दौड़ता चलियो। वह अपना माजूनों में बसे हुए लिहाफ मैं दबा लेता गोया लोग उसे ही मारने दौड़ रहे हैं। वह कुत्ते कुत्ते तो शेर थे, उसका बस न था। वह उसकी गोद में लेट कर भौंकते और बिल्लियों को तो रात के वक्त कोट शप के लिए उसी के कमरे में आना फर्ज था। उसकी शीशी और हुश हुश पर बिल्लियां मुस्कुरा कर अपने आशिक बिल्लों की तरफ नीम बाज आंखों से देखती और उठलाती हुई मियाओ मियाओ करके वहीं पर जाती। तो एक दफा डरने के बाद अब वह भागना बेवकूफी समझती थी। अब फिर हुआ खाक पड़ी। हर दो दरवाजे फेंद से छिनखाड़ी हुई सीधी उसी। और फिर हवा ओए सिट पर सबसे ज्यादा वो दुख देने वाली जो बात थी वो उसका मोटा पड़ोसी था। सुर्ख चुकंदर और बड़ी खंडरदार मूछों वाला। वो आकर
धप से बैठ जाता और मोंढा मोंढा लुबालब उसके जिस्म से भर जाता। कैसे हो? वह बगैर भूले हुए हमेशा एक ही लहजे में कहता, और भी भाभी जरा पान तो दीजियो। एक वह उसकी बीमार बीवी से फरमाइश करता। मुरझाई हुई आधे दर्जन बच्चों की मां का लकीरों वाला खत्ती रंग का चेहरा जरा देर को मुस्कुरा कर उठता। कभी वही बड़े खिलौना, या आज तो भाभी आज तो मटर पुलाव मटर पुलाव मटर पुलाव खाकर ही जाऊंगा खाकर ही जाऊंगा। वह धसी हुई तीमारदारी की आदत, आंखें थरकने लगती, पपोटे जग जाते वो, और फिर वह उसे कुछ ना कुछ फेंक के परसे देने या कोई अचार या चटनी दिखाने से दूसरे बरामदे में ले जाती। वहां से उसको चिड़चिड़ा खाने और बीवी के खिलखिलाने की आवाज आने लगती। उस वक्त फौरन उसे तो रफा हाजत की अशद जरूरत लाहिक हो जाती, या प्यास उठ खड़ी होती, या उसके किसी न किसी हिस्से जिस्म को दबने या मसलने जाते की जरूरत महसूस होने लगती। उसके कई बार पुकारने पर वह जली कटी आती, आंखें घूमी हुई और चेहरा तना हुआ, गोया वह कहे जो उसे दीवाना किए दे रही थी। कुछ देर पहले उनके होठों से नहीं गुजरे थे, बल्कि कहीं किसी और ही दुनिया से आए थे। वह घूर घूर कर उसके मुंह को तकता, गोया वहां कोई चीज चुपकी हुई तो रह गई थी। पानी पीने हाथ पीर मसलवाते वो थक जाता, मगर वह बरामदे में बैठे हुए वैसे ही चक्की की तरह चला करते। गोया उन्होंने उसकी हंसती हुई चबा डालने का इरादा करते कहा, वह बीमार था तो क्या, दिल तो मुर्दा। फिर उसी बीवी का क्या कसूर था? वो तो जवान थी और रगों में खून दौड़ रहा था, मगर वो कभी छोटा झूठ मूठ को ही उसे कुछ कहता तो वो ईंट जाता। चलो, मुझे ये चोंचले नहीं पसंद। वो उसके तने जैसे हाथ हवा में झूलता रह जाता। कभी उन्हें चोंचलों के मारे उसके मैके में खड़े फिर दिल न लगता था। वह दिन भर वो दोनों होते थे और बंद कमरे में यही बात कितने शरीर थे, और उस पड़ोसी ने उसको बधिया ही बैठा दिया था। वह खुद न आता तो कमीज में बटन ही टांगने को भेज देता, और बीवी जान जान कर सीते में उसे अपने जिस्म पर डालती। गोरा वो चाहती थी तो मजे से अलग से ही कर सकती थी। वो तो पड़ोसी नहीं तो उसका कुर्ता या पजामा या मोजी ही उसकी छाती पर मूंग डालने को आन मौजूद होता। अव्वल तो था यही कितना खून जिस्म में। जो भी बच्ची खुची दो चार बूंदें थी वह पड़ोसन सुन खुला कर करती। ओहो, उसका जी चाहता था क्या उसी सूखी सूखी अंगुलियों से मोटे पड़ोसी के जिस्म पर से गोश्त की थैई नहीं उखड़ डालते, और ऊपर से नमक बुर के मिर्ची मिलाकर, और उस वक्त उसकी जबान का मजा बन जाता। खामोश लेट कर वो बीवी को किसी काम में मशगूल देखता। उसके तखय्युल से उसे साफ मोटे पड़ोसी को नजर पर आती। पकड़ लो मेरी ख्यालों को दूर करो, वह चड़चड़ाता। बदगुमानियां बढ़ती तो उसे अपने बच्चे पड़ोसी की शक्ल के मालूम होने लगते। वैसे ही नाचती हुई आंखें, मोटे मोटे बदन, वही घूमे हुए बाँव और सूजे हुए टुखने, बिल्कुल पड़ोसी जैसे। और वह उन्हें करीब हिलाकर घूर घूर कर देखता। कभी शक मिटाता, कभी जिस्म जाता और पागल होने लगता। उसका दिमाग खलाबाजियां खाने लगता, यहाँ तक कि उसकी बीवी की पेट में साफ साफ पड़ोसी की शक्ल के बच्चे नजर आने लगे। वो तड़प कर उठ बैठा और उसे करीब बुलाकर घूरता, और वो धोबन कभी कितनी बेवकूफ है, आखिर साड़ियों में इतना
تکلف دینے کی کیا ضرورت ہے؟ انسان تو دھجا ہی سے کچھ ہو جاتا ہے، انسان کتنا بھول جاتا ہے، خواہ مخواہ دھوبن حرام زادی سے کہو اتنا کلف نہ دے، وہ چھلا جاتا کیوں؟ اب کلف اور ساڑیوں میں بھی تمہارا دخل ہو گیا؟ وہ تنگ کر جواب دیتی، ساڑیوں میں تو اس کا دخل بے شک نہیں پر کیوں وہ بخار نگوڑا لیتا، اس کی سوکھی پنڈلیاں چھٹکنے لگتی اور پھڑ زخمی کبوتروں کی طرح پڑاتے پڈیاں اور پھدکنے لگتی۔ اس کا جی چاہتا بیوی کی گردن پکڑ کر اتنی مڑوڑے کہ اس کا نر خرا پھٹ جائے اور پھر اس کی ناک کاٹ ڈالے۔ ناک کاٹنا گو اب بالکل فیشن میں نہیں سمجھا جاتا تھا، پر اسے تو ہر لمحہ تخیل کی دنیا میں بیوی کی ناک کاٹنے ہی کو گزرتا۔ وہ دیکھتا کہ اس نے ناک کاٹ ڈالی ہے اور چاقو کی نوک اسے اس کی چہرے پر باریک باریک چار کھانا رکھا ہے۔ وہ چونک کر بیوی کے چہرے کو دیکھتا، بے شک اس کے سارے منہ باریک باریک لکیریں نظر آتی۔ لوگ کہتے تھے کہ پریشانی کی وجہ سے پڑ گئی ہے۔ وہ خوب جانتا تھا کہ وہ دل ہی دل میں ہنستا تھا کہ وہی لکیریں تھی جو چاقو سے اپنے تخیل کی دنیا میں گاڑا کرتا تھا۔ ارے کہاں سے آگے تو بھی ہو؟ ذرا آنکھ لگی اور جیسے ہی کسی نے ہزاروں روئی کے گٹھے اس پر کھول کر بکھیر دیے اور وہ سبکیاں لے کر اس کی پر ڈبکیاں لگاتا۔ ہاتھوں کی وجہ کے جانور اس کے سینے پر کودتے اور پنڈلیوں میں جیسے کوئی درے لگا رہا ہے۔ پلنگ کے نیچے سے سکڑوں سوکھے بے گوشت ہاتھ اس کی طرف بڑھتے، اس کی گن پٹیوں پر مہین غیر انسانی انگلیاں رنگتی۔ خوابوں میں اس کی گل مرد عزیز ہاتھ پھیلا کر اسے بلاتے۔ بوڑھی دادی اپنا گڑگڑاتا ہوا سر ہلا کر اسے پھسلاتی، مگر وہ بڑی خوشی اسلوبی سے ان لوگوں کو ٹال کر صاف لوٹ آتا۔ کہتے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی غیر مرد ملا اور اس کے ساتھ چلے جاؤ تو فوراً مر جاتے ہیں۔ وہ اسے روحانی چالو خوب جانتا تھا، کوئی الو نہ تھا جو آخر وہ انتقاماً چاہ رہا تھا کہ لوگوں کو کیوں آخر اس کی موت کی امیدیں لگی ہوئی ہے۔ پھر انہیں نہیں مرتا وہ پھر کسی کو کیا؟ وہ لوگوں کے سامنے اور گڑگڑا لیتا۔ کوئی ذرا سی بھی بات ہوتی تو وہ بہادر اور جھلا مجاز اور والے جوانوں کی طرح کڑک کر بولتا۔ لوگوں کے ہمدردی سے افسردہ چہرے کو دیکھ کر وہ سلگ اٹھتا، جی چاہتا کہ اس کے تھتونے کو کچل دے۔ جوں وہ اپنے کو تندرست دیکھتا لوگ متفکر ہوتے جاتے، سنبھال رہے ہیں، سر ہلا کر کہتے۔ لوگ اسے جاننے کو کیا سمجھتے تھے؟ کبھی وہ بھی دن تھے جب کنبے رشتے کی ساری کنواریاں اس سے بچائی جاتی تھی، جیسے وہ انہیں کھا ہی تو جاتا تھا، اور لڑکیاں بھی تو اسے دیکھتی ہی تلملا اٹھتی، ان کے چہرے تمتما اٹھتے۔ وہ جو کام کرتی ہوتی وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ پڑتا، بھاگتی فوراً گر پڑتی، منہ ڈھانکتا چاہتی تو وہ دوپٹے ہی اتر جاتا اور بس اس کے رحم و کرم پر رہ جاتی۔ وہ اس تھام بھی بڑا رحم دل، اتنے ڈھیر سی لڑکیاں اس سے شرماتی تھی کہ وہ کچھ فیصلہ بھی تو نہ کر سکتا تھا۔ کبھی منجھوں پر وہ مر جاتا، کبھی جانی اس کے دل کا ٹکڑا بن جاتی، اور کبھی اس پر ہوش دنیا کے چھوڑ کر منی پجاری بن جاتا، اور پھر کبھی ایک دم سے گڑ گڑا کر وہ سب پر ایک دم بھی ٹوٹ جاتا۔ پر اب تو عرض اس سے شرمانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ مہترانی کی جوان بہت آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسی باتیں کر لیتی جیسے وہ کوئی بلی یا چوہا ہے۔ منجو بھی جس سے قریب آدھی منگنی ہوئی تھی، وہ شادی سے پہلے اس کے آنے کی خبر سن کر اس پر ہسٹیریا اور دورہ پڑ جاتا تھا۔ مزے سے بیٹھی اپنے بچے کو اس کے سامنے ہی دودھ پلایا کرتی اور جانی اپنی پوشیدہ بیماریوں کا ذکر اس کے ڈاکٹر سے اس کے سامنے کھلا بندوں کرتی۔ لوگ اسے خطرے کی محدود سے باہر کر چکے تھے، اس کی زندگی کی بہترین زمانے کے عاقبت اندیشی کا زمانہ کہہ کر معاف کر چکے تھے۔ ایک دفعہ اس نے چاہا کہ ان